हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। पीजीटी 2021 का जो आज हम अगला पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, वो पेपर रहेगा पॉलिटिकल साइंस मेल। और 4 जुलाई 2021 की ये शिफ्ट है, जिसकी टाइमिंग थी 2 से 5। बाकी इस कंप्लीट पीडीएफ का लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी कौन से आज के 20 क्वेश्चन है मैथ्स के, देखो उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज से है और कहता है कि भाई दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने ही मत का प्रयोग किया है। जितने भी नाम थे वोटिंग लिस्ट में, सिर्फ 80% लोगों ने वोट किया है। अच्छा, जिन्होंने वोट किया है ना, उनमें से भी क्या है कि 10% अवैध घोषित हो गए उनके मत। एक उम्मीदवार को 2160 मत प्राप्त हो रहे, जो कि वैध मतों का 75% है। और आपको पता ये लगाना है कि इस चुनाव में वोटिंग लिस्ट में कितने नाम थे, टोटल कितने लोग यहाँ वोट कर सकते थे। तो इसका देखो पहला जो आसान तरीका होता है वो होता है कि हम 100 मान लें। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ तो उसकी वोटिंग लिस्ट में टोटल 100 नाम थे, और इन 100 में से देखो सिर्फ 80 लोगों ने वोट किया है। 20 से कोई मतलब नहीं है, उसको लिखो भी मत आप। अब जितने लोगों ने वोट किया है तो उनमें से क्या हुआ कि इनवैलिड वोट्स हो गए 10%। 80 का 10% आप समझ रहे हो 8 होते हैं। कभी भी 10% निकालना है तो बस एक ज़ीरो हटा देनी है। अब अगर इनवैलिड वोट देखो 8 है, तो फिर वैलिड वोट्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे 80 माइनस 8 यानी कि 72। तो इसी वैलिड वोट का अब 75% की फ्रैक्शन देखो 3/4 होती है। तो वैलिड वोट्स का जब आप 3/4 निकालोगे तो यहाँ से आपको 54, यानी कि एक को ना 54 वोट मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरे को कितने मिल रहे होंगे, तो 72 में से 54 घटा सकते हैं यानी 18, बट उसे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 54 की वैल्यू हमें दे रखी है और ये वैल्यू है 2160। तो कहने का मतलब क्या है कि 54 यूनिट बराबर 2160 के हैं। तो 2160 को आप 54 से डिवाइड कर लो ताकि एक यूनिट की वैल्यू मिल जाए। अब 54 का देखो डबल होता है 108, और 108 का फिर से डबल होता है 216। 54 4 बारी में 216 बनाता है, और एक ज़ीरो और ले लो यहाँ पर। तो एक यूनिट की वैल्यू 40 है, तो टोटल 100 यूनिट की वैल्यू आप समझ पा रहे हो 4000 होगी। तो टोटल 4000 लोगों ने यहाँ पर लोग वोट दे सकते थे, उनके नाम थे वोटिंग लिस्ट में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी जो कि 200 किलोमीटर की दूरी को चल रहा था कार से, कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आधे रास्ते में ना उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, और फिर वहाँ से जो आधी दूरी बची वो उसने बस से चली है, और टोटल उसको डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान पर पहुँचने में 4.5 घंटे लगे हैं। तो आपको बताना है बस की स्पीड कितनी थी। अब देखो टोटल 200 किलोमीटर है भाई, और 200 में से आधी दूरी यानी कि 100 किलोमीटर तो कार से चली है। तो इसका बाकी की 100 किलोमीटर की दूरी बस से चली होगी। अच्छा, कार की स्पीड आपके पास है 40, और आप समझ रहे हो कि अगर कोई कार 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलती है तो भाई वो 2.5 घंटे लेगी। तो 2.5 घंटे तो यहाँ लगे, कितने में से, 4.5 में से। अब 4.5 में से अगर 2.5 घंटे यहाँ लगे तो इसका बस ने अगले 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कवर कराई। तो 100/2 यानी कि बस की जो स्पीड होगी ना वो 50 किलोमीटर पर आ रही होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखो आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पर देखो आपको एक टेबल दे रखी है, और ये ABCDEFGH, तो ये पाठ्यक्रम यानी कि इंस्टीट्यूट है, और जिनमें PQRST ये कोर्सेज़ कराए जाते हैं। और आपको यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या दे रखी है कि कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स कितने बच्चे करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, देखो कहता है संस्थान बी में पाठ्यक्रम क्यों पढ़ने वाले, देखो ये इंस्टीट्यूट बी है, और क्यों पढ़ने वाले आपको नज़र आ रहे होंगे 540 बच्चे हैं। तो इन 540 बच्चों का असल में हमें परसेंटेज निकालना है, और वो भी किसकी तुलना में, तो संस्था सी में कुल छात्रों की संख्या का। अब ये संस्था सी है, देखो यहाँ आपको टोटल करना होगा इन सभी को। तो जैसे कि टोटल करना स्टार्ट करते हैं, चलो
आप ऊपर ऊपर का जोड़ लो, जैसे 500 और 600 1100, 1100 और 300 1400, 1400 और 500 1900, 1900 और 300 2200। अब 2200 में देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 2300 हो गया, 90 और 10। अच्छा ये 150 बना रहा है, यानी कि 2450 और 50 हो रहे हैं, तो 2500 यहाँ पर टोटल है बच्चे जो सी में है। और बस अब आप छोटी सी कैलकुलेशन करोगे कि 540 कितना परसेंट है 2500 का, परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 5 से 5 बारी कटा और 5 से 108, तो ये आपको मिल जाएगा 21.6, 21.6। हालांकि ऑप्शन में देखो 21.6 नहीं है, लेकिन उसके नज़दीकी 20 है, तो आप पेपर में इसका आंसर 20 लगा कर आ सकते हो। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन में देखो आपको एक ग्राफ दिखा रखा है और कहता है कि 5 शहर है PQRST और किस शहर में कितने यूज़र्स हैं कंपनी ABC के, वो आपको बता रखे हैं। और सवाल भी बड़ा सिंपल सा पूछा है, कहता है कि इस कंपनी के जो यूज़र्स हैं ना सभी शहरों में मिलाकर उनकी संख्या कितनी है। तो बस आपको सिंपली इन सभी नंबर्स को ना जोड़ना है। तो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आपको 600 नज़र आ रहा है और यहाँ 500, 600 और 500 1100 हो गया। 1100 में जब आप 650 जोड़ोगे तो 1750 हो गया, फिर उसमें 700 जोड़ोगे तो आपका 2450 हो गया, और 550 और जोड़ोगे तो पूरा 3000 बन रहे हैं। तो सवाल का आंसर रहेगा 3000। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, कहता है कि 1200 रुपये पर हमें ब्याज मिल रहा है 3 वर्षों में, और 1000 रुपये में भी ब्याज मिल रहा है हमें 3 वर्षों में, और ब्याज की दर भी दोनों जगह सेम है, लेकिन 1200 रुपये वाली प्रिंसिपल जो राशि है ना उस पर हमें 120 रुपये ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। इसी चीज़ को देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आपने ना मान लो 2 जगह पैसा लगाया, एक जगह 1200 और दूसरी जगह 1000। अब दोनों जगह से आपको मान लो ब्याज की दर भी सेम है और टाइम भी, मतलब बराबर समय के लिए आपने निवेश किया, तो आप ये बात समझ रहे हो कि ज़्यादा ब्याज आपको यहाँ से मिलेगा। और उसका कारण बहुत छोटा सा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो बड़ा है। अब रेट हमें यहाँ निकालना है। देखो जितना जितना हमें ब्याज मिला है उनका अंतर हमें दे रखा है 120 रुपये। एक देखो बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में, तो आप उसको ना 1% लेट कर सकते हो, और 1% मानते हुए अब आप मुझे बताओ कि 1200 का 1% क्या होगा। तो जैसे हम 10% में 1 ज़ीरो ख़त्म कर देते हैं, तो 1% निकालने का मतलब आप समझ रहे हो 1/100, तो नीचे वाली दोनों ज़ीरो कट जाएगी। आप बोलोगे 1 साल का ब्याज 12 होगा, तो 3 साल का कितना होगा? 3 साल का ब्याज होगा 36। उसी तरीके से देखो 1000 का 1%, आप समझ रहे हो 2 ज़ीरो काटनी है, 10 रुपये होगा, और 3 साल का ब्याज होगा 30 रुपये। अब इन दोनों के बीच का देखो अंतर हमें दे रखा है, जो कि हमारा बन रहा है 6। हालांकि हमें ये दे रखा है 120 रुपये, तो 6 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो आप समझ पा रहे हो 1 यूनिट की वैल्यू 20 होगी, इसीलिए रेट भी ना 20 गुना हो जाएगा। तो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में है 20%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, और पहले भी हमने 2-3 पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन किए हैं, और मैंने आपको बताया भी है कि मतलब जिस तरीके का डाटा आ रहा है तो आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते, आपको डिवाइड ही करना होगा, और डेसिमल में वैल्यू बनेगी जो सबसे छोटी हो, आप देख लेना, तो इसको आप अपने आप कर लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहे हैं, कहता है आ स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है घेरना, तो मतलब एक स्क्वायर को एक सर्कल ने घेरा हुआ है। देखो जैसे ये स्क्वायर हो गया, तो इस स्क्वायर को ना सर्कल ने घेर रखा है इस तरीके से। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या डायग्राम बनाते हैं एक बारी दोबारा से, कि ये कोई स्क्वायर है और सर्कल ने देखो इस तरीके से घेरा हुआ है। तो होता क्या है देखो कि वैसे तो फार्मूलाज भी होते हैं, बट किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको देखो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसका। होता क्या है कि ये जो लेंथ मैंने बनाई है ना, ये असल में इस सर्कल के लिए डायमीटर है, आप समझ पा रहे हो। रेडियस आपको इस सर्कल की 6 दे रखी है, तो डायमीटर तो भाई रेडियस का दुगना होता है। आप बोलोगे ये लेंथ 12 होनी चाहिए, और साथ साथ ये जो लेंथ है ना
ये स्क्वायर का डायगोनल भी है। और अगर मैं स्क्वायर की साइड को a मान लूँ तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a। तो √2a को जब हम 12 के बराबर करेंगे तो a की वैल्यू हमें 12/√2 मिल जाएगी। और एरिया ऑफ स्क्वायर भी आप समझते हो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो बस अब आप 12/√2 का जब स्क्वायर करोगे तो आप 12 का स्क्वायर समझ रहे हो 144 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 2 144 को 72 बारी में काटेगा, तो सवाल का आंसर रहेगा 72। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको नज़र आ रहा है, फिर से ये उसी टेबल पर क्वेश्चन है जिस पर हमने अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी किया है। टोटल आपको इंस्टीट्यूट्स दिखा रखे A से लेकर H तक, और कोर्सेज है P से T तक। अभी क्या पूछता है समझते हैं। देखो कहता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट A में हैं उनका रेशियो बताओ टोटल स्टूडेंट्स जो H में हैं। तो कहने का मतलब है आपको A वाले और H वाले इन दोनों का ना टोटल करना होगा और उनको रेशियो में बनाना है। तो जोड़ना शुरू करते हैं इनको। आप ऊपर ऊपर का जोड़ो, 500 400 900, 900 और 400 1300, और 300 1600, और 300 1900। 1900 में जब 70 जोड़ोगे 1970, 50 जोड़ोगे 2020, 2050, 2060 और 20 यानी कि 2080। इतने बच्चे तो है भाई A पे। और H में कितने हैं तो काउंट करते हैं। देखो 400, 300, 700 और 400 1100, 1100 और 400 1500, और 600 2100, 2160, 2220, 2300, 2310 और 50, 2360। अब बस हमें इनको काट कर छोटा करना है। जैसे 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। फिर अब जब आप इनको 4 से काटोगे तो 4 गुना 5 20 और 2, इधर 4 गुना 5 20 और 9 बरी। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 52:59। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था, आपको नज़र आ रहा है। एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो आइडेंटिटी के थ्रू। a² माइनस b², जिसके दो फैक्टर्स होते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब a प्लस बी का मतलब जैसे कि 34 प्लस 26 है तो ये 60 बना देगा a प्लस बी, और a माइनस बी बना रहा है 8। अच्छा, इक्वल्स टू में जो क्वेश्चन मार्क है उसको x मान लेते हैं, तो x² माइनस 30% ऑफ 320। अब देखो 320 का 10% आप समझ रहे हो, जीरो को हटा देना है। और 10% अगर 32 है तो 30% तो 32 का 3 गुना होगा, यानी कि 96। अब बस 96 को आप इधर लाकर जोड़ दो तो ये 480 बन रहे हैं, और 480 प्लस 96 अब किसी नंबर का ना स्क्वायर बनाएगा। और वो किस नंबर का स्क्वायर बना रहा है बस आपको ये पता करना है। तो देखो ये 576 बना रहे हैं, जो कि स्क्वायर होता है 24 का। तो x की वैल्यू रहेगी 24। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 12 18 एंड 24। कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड होती है, तो उस संख्या के अंकों का योग बताना है। तो सबसे पहले आप पता करो कि इन सब से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और वो इनका LCM होगा। अब इनका देखो आप जैसे मर्जी LCM निकाल लेना, बट LCM भी यहाँ पर आप ऑरली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नंबर नजर आ रहा है 10। अच्छा, LCM का मतलब होता है कि सभी के टेबल में आने वाला नंबर। अब आप समझ रहे हो 10 के हर टेबल में, हर मल्टीपल में ना 0 ज़रूर बनेगा। तो आप ये सोचो, जैसे इनमें से मैं सबसे बड़ा नंबर उठा लेता हूँ 24, ये 0 कब बनाएगा, जब आप इसको 5 बारी पढ़ोगे। 24 गुना 5 120 होते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि क्या 120 भाई सभी के टेबल्स में आ रहे हैं क्या। तो 8 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 24 से तो कटेगा ही कटेगा, बट 18 से नहीं कट रहा। तो अब आप क्या करोगे, 120 का ना अगला मल्टीपल पढ़ लो। जैसे 240 होता है, 240 भी 18 से नहीं होगा। लेकिन अगली बारी जब आप मल्टीपल पढ़ोगे ना 360, तो यहाँ पर काम हो जाएगा, 360 18 से भी कटेगा। खैर ये तो एक LCM का एक शॉर्टकट था, आप जैसे मर्जी ले लेना। 360 यहाँ पर LCM होगा, मतलब इन सब की जगह 360 ने ले ली। अब आप 4 डिजिट का ना सबसे छोटा नंबर बनाओगे, जो कि 360 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर मुझे मतलब सबसे छोटा लेना है नंबर,
तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा 1000। अब इसको डिवाइड करोगे आप 360 से, आप समझ पा रहे हो, 2 बारी में 720 बनते हैं और इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो 280 बचेगा और 280 फिर इसमें से हम घटाएंगे, तो मतलब आप यही समझ जाओ कि 360 का 3 गुना भी ना 1000 से ऊपर हो जाएगा। तो वैसे ही आप समझ लो, मतलब डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं थी, 720 वो नंबर होगा। और अब इसी नंबर के अंकों का योग आपको करना है, यानी 7 + 2 + 0। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 9। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपको नज़र आ रहा है और ये टाइम एंड वर्क से आप कह सकते हो। कहता है कि जो बी की कार्य क्षमता है वो ए की कार्य क्षमता से 37.5% कम है। अब देखो 37.5 बहुत कॉमन परसेंटेज होता है जिसकी फ्रैक्शन एक बच्चे को याद होनी चाहिए, 3/8। तो 37.5% बी की कार्य क्षमता कम है किससे, ए से। अब जिससे तुलना होती है हम नीचे वाले नंबर उसको मानते हैं। तो ए की मैं कार्य क्षमता यहाँ पर मान लेता हूँ कि अगर 8 है तो बी की कार्य क्षमता इतनी कम होगी। तो 8 में से 3 घटाओगे तो बी की कार्य क्षमता हुई 5। अब कहता है कि जो सी की कार्य क्षमता है ना वो 60% कम है बी से। देखो सी को यहाँ लिख लेते हैं और आपको नज़र आ रहा होगा बी की क्षमता 5 है, तो आप इसका चाहो तो 60% ही निकाल लो। 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है, यानी 3 कम है क्षमता। तो अगर 3 कम है सी की क्षमता तो यानी कि 2 होगी। अब ये तीनों की कार्य क्षमता आ चुकी है। कहता है कि ए और सी मिलकर किसी काम को 42 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी का जबकि एक दिन का काम 10 है, तो 42 दिनों में भाई इतना काम वो कर सकते हैं, तो यही टोटल वर्क हो गया। और ये वर्क हमें कराना है अब तीनों से। तीनों की क्षमता आपके सामने है, 8 और 2 10 और 5 15। तो कितने दिन लेंगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 5 से 2 बारी कटा 3 बारी और 3 से नंबर कटा 14 बारी, तो 14 दूनी 28 दिनों में तीनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब है कि शांत जल में जब पानी का बहाव नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, तो इसका मतलब है कि बोट की स्पीड, अकेले बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। और कहता है कि रेट ऑफ करंट, जिसका मतलब होता है पानी की स्पीड, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कहता है कि हमें 12 मिनट में डिस्टेंस एक चलाना है इस बोट से, और वो भी डाउन स्ट्रीम में। देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब आप समझते हो अनुकूल, जिसमें बोट चलती है पानी की स्पीड के साथ, मतलब दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। तो ये स्पीड बन रही है देखो 18। अब आपको 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट चलाना है। 12 मिनट का मतलब 12/60 घंटे। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 18/5, जिसका मतलब होगा 3.6 किलोमीटर ये बोट कवर करेगी। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। कहता है कि एक कंबल को हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, मतलब क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित मूल्य करते हैं। तो 25% की फ्रैक्शन वैसे तो आप चला सकते हो, वरना आप 100 मान लो। एक काम करते हैं, आप मान लो कि भाई इस कंबल को एक दुकानदार ने 100 रुपये में ख़रीदा, तो उसने जो इस पर चिट लगाई वो 25% बढ़ाकर बनाई, यानी कि 125 रुपये उसने लिख दिए इस कंबल पर। अब उसने क्या किया कि एक डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट है देखो 12% का। 12% का डिस्काउंट आप समझ रहे हो मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है। तो अब आप 125 का ना 12% निकालो, और ये जो 12% होगा देखो, जैसे कि आप इसको 4 से 3 बारी काट सकते हो, 4 से 25 बारी, और 25 से ये 5 बारी कटेगा। तो यानी कि 5 दिए 15 रुपये का ना डिस्काउंट देकर ज़रूर उसने 110 में बेचा होगा। और कहते हैं कि इस कंबल पर ना 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जबकि आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है अपने हिसाब से 10। तो 10 की ही वैल्यू आपको दे दी देखो 180, और ये 18 गुना होता है। कहने का मतलब है एक यूनिट की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो हमसे मार्केट प्राइस पूछा जा रहा है, तो देखो मार्केट प्राइस वैसे तो 125 यूनिट है, बट एक यूनिट की वैल्यू जैसे कि 18 है,
तो 18 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से आपको 2250 मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 था, आपको नज़र आ रहा है, और ये फिर से देखो एजिस से है। एजिस का क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आ रहा है। अब क्या कहता है यहाँ पर, कहता है कि भाई पी और क्यू की जो वर्तमान आयु है तो उनके वर्गों का अंतर 25 है। कहने का मतलब है अगर मैं पी की एज को पी ही मान लूँ तो पी का स्क्वायर और दूसरा आदमी क्यू है उसकी एज का स्क्वायर बराबर है 25 के। इसके अलावा बताया है कि जो एवरेज है ना उनकी एजेस का, वर्तमान आयु का जो उनका औसत है वो 12.5 है। अब देखो अगर दो लोगों की आयु का औसत 12.5 है तो आप समझ रहे हो कि जो योग होगा ना उन दोनों का वो 12.5 गुणा 2 यानी कि 25 होना चाहिए। और साथ साथ ये भी कहता है कि पी की आयु ज़्यादा है क्यू से। आगे कहता है कि कितने वर्षों बाद ऐसा होगा कि पी और क्यू की आयु का अनुपात 15:14 हो जाए। तो खैर अभी हमें इन दोनों की ना वर्तमान आयु निकालनी होगी। बहुत आसान है, देखो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जैसे कि आप समझ रहे हो फॉर्मूला होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है पी प्लस क्यू जिसकी जगह मैं 25 लिखूँगा, और दूसरा फैक्टर होता है पी माइनस क्यू, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके जैसे कि 25 के बराबर है तो 25 से 25 आप काट दो तो यहाँ से आपको p माइनस क्यू की वैल्यू मिल गई 1। अब ये दोनों में से p और q को निकालना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अगर जो आपको निकालनी है p की वैल्यू, बड़े नंबर की वैल्यू, तो दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, या फिर आप सॉल्व भी कर लेना इक्वेशंस को। तो p की वैल्यू 25 और 1 26 का आधा 13 मिल जाएगी आपको। और अगर p की आयु 13 है तो q की आयु भाई 12 होनी चाहिए, या फिर दोनों का अंतर करके आप आधा करोगे तो भी निकाल सकते हो। अब देखो p और q की आपके पास वर्तमान आयु आ गई 13 और 12। अच्छा इधर आप देख रहे हो ना तो आपको 15 और 14 मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से खुद ही समझ जाओ कि ऐसा तो भाई 2 साल बाद होगा। 2 साल बाद जब इसकी एज 15 हो जाएगी और इसकी 14 हो जाएगी तो रेशियो भी यही रहेगा। तो आंसर इस सवाल का रहेगा 2 साल। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एक एवरेज का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। कहता है कि एक आदमी मतलब 500 रुपये औसतन बचत करता है जनवरी से लेकर जून तक। अब आप समझो, देखो जनवरी से लेकर जून तक ना टोटल 6 महीने होते हैं, और औसत का मतलब होता है हर एक महीने 500 रुपये की वो बचत कर रहा है। तो इन 6 महीनों में भाई उसने 3000 रुपये की बचत की होगी। उसके बाद अगले महीने यानी कि जुलाई में वो बचत करता है 450 रुपये की, तो 450 इसमें और जोड़ दो। तो अब तक देखो 7 महीने की बचत आपके सामने है। अब अगले जो बचे ये 5 महीने, तो कहता है इन 5 महीनों में उसकी जो बचत है ना वो 60% है उसकी जनवरी से लेकर जुलाई तक की बचत का। अच्छा जनवरी से लेकर जुलाई तक की बचत आपके सामने है 3450, और आपको करना क्या है, इसी का ना 60% निकालना है। 60% को आप देखो 3/5 भी लिख सकते हो, और 5 से ये नंबर कट रहे हैं कि 5 गुना 6 30, बचा 4 और 5 यानी 9 और 0। अब 690 की गुणा देखो 3 में जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 600 1200 1800 और 270 यानी कि 2070। तो ये भाई इसकी टोटल बचत है, जिसको अगर आप जोड़ते हो तो 3 और 2 5000, 5400, और ऊपर का देखो 70 और 50 होता है 120। तो 5520 रुपये इसने पूरे साल में बचत की है। अब अगर देखो मैं इसको 12 से डिवाइड कर लूँ तो आप समझ रहे हो कि इसकी औसत बचत आ जाएगी पूरे साल की। करते हैं देखो 12 से, देखो कितनी बारी कट रहा है ये कि 12 गुना 4 होता है भाई 48, बचा 7 और 2, 12 6 72 और 1 0। तो एवरेज सेविंग्स उसकी 460 रुपये रही। अब आगे देखो इसने हमें दे रखा है कि उसकी जो मंथली सैलरी है वो हमसे पूछी जा रही है एवरेज मंथली सैलरी, और जबकि उसकी एवरेज मंथली स्पेंडिंग्स यानी कि उसका जो हर महीने का खर्चा है, जो औसत खर्चा है वो 440 है। तो अगर आप 440 को भी इसमें जोड़ देते हो
कहने का मतलब है ये उसकी एवरेज खर्च है और ये एवरेज बचत है। और खर्च प्लस बचत इनकम बताती है, आय बताती है। तो औसत आय के लिए दोनों का औसत आपके सामने है। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 900 रुपये इस सवाल का आंसर। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ कहते हैं कि भाई एक सॉल्यूशन है ऑयल और वाटर का, मतलब एक आप मान लो कि कोई मिक्सचर है, उसमें ऑयल है और वाटर है। 60% उसमें ऑयल है, 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है। तो इसका मतलब है 5 में से 3 तो ऑयल है, तो इसका मतलब 2 वाटर रहा होगा। अब कहता है कि इसमें हमें क्या करना है, ऑयल को ना घटाकर 50% पर लेकर आना है। अगर 50% आप ऑयल चाहते हो तो इसका मतलब है 1/2, 50% की फ्रैक्शन 1/2 कि 2 में से 1 होना चाहिए ऑयल, तो इसका मतलब 1 होना चाहिए वाटर। अब आगे कहते हैं कि उसके लिए हमने क्या किया कि 30 ml हमने पानी मिलाया। तो देखो मिलाया पानी है, सबसे पहले आप ऑयल को ना दोनों जगह पर सेम बनाओ। तो नीचे देखो 3 हम बना सकते हैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये नंबर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपको दिख रहा होगा, देखो 1 यूनिट हमने यहाँ पर पानी मिलाया, लेकिन इस 1 यूनिट की वैल्यू 30 ml है। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो कि शुरुआती मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। तो शुरुआती मिश्रण देखो 3 और 2 5 यूनिट नज़र आ रहा है आपको। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 गुना 5 यानी कि 150 इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको नज़र आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन का है। आपको इतना परसेंट निकालना है 5000 का। तो इसको आपको देखो कैलकुलेट करना होगा, बहुत आसान है। इसी रूट के अंदर 21 को लिखा रहने देते हैं। 49 का अंडर रूट आप समझते हो 7 होता है और 64 का अंडर रूट 8 होता है। तो 8 और 7 15 और 21 में जोड़ोगे 36। अब 36 का अंडर रूट होता है 6, तो यानी कि आपको 6% निकालना है, और वो भी किसका, 5000 का। तो कैलकुलेट जब आप इसको करोगे तो 6 गुना 5 30 और 1 0, 300 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 नज़र आ रहा है। इसके बाद कहते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि भाई एक गोला जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है इसकी रेडियस को बदल दिया जाता है, और रेडियस को बदलने से क्या होता है कि इसका जो एरिया है ना वो 75% से कम हो जाता है। अब देखो एरिया आपको दे रखा है 616 और ये 75% से कम हो जाता है, तो 100 में से 75 तो कम हो गया, तो फिर बचा कितना, आप बोलोगे 25%। तो 25% आप जब 616 का निकालोगे, जिसको आप 1/4 भी लिख सकते हो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 एकम 4 बचा 2 और 1 यानी कि 5 बारी 20 और 4। अब जो इसका सरफेस एरिया है ना, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 154 बन रहे हैं। और टोटल सरफेस एरिया देखो आपको पता है 4πr² होता है, यानी कि 4 इंटू में 22/7 और इंटू में r²। और सिंपली आपको रेडियस यहाँ से निकालना है। तो देखो 22 इसको काटेगा पूरा 7 बारी में, तो r² की वैल्यू जो हुई 7 इंटू 7 यानी कि 49, और ये 4 नीचे आ गया 49/4। तो r की वैल्यू क्या होगी, 49 का अंडर रूट 7 और 4 का अंडर रूट 2, 7/2 जिसको आप लिख सकते हो 3.5। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है। आपको 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं और इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल x-3 से डिविजिबल है। तो देखो इसमें अगर आप डिटेल करोगे तो बहुत टाइम लगता है। आपको करना क्या है कि अगर x-3 से ये इनमें से कोई भी एक पॉलिनोमियल डिविजिबल है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू ना 3 रखने पर किस ऑप्शन में 0 बनता है, बस आपको इतना चेक करना है। तो आप एक एक करके चेक कर लेना। देखो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। जैसे मैं इसको चेक करूं तो आप देख पा रहे हो 3 इंटू में x³ जैसे कि x3 है तो 3 का क्यूब 27 होता है, -6 इंटू में x² यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, -5x यानी 5 इंटू 3 15 और -7। तो देखो ये 81 होता है और ये 54 बना रहे हैं। 81 में से 54 आप माइनस करोगे 27 हो गया।
एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 81 में से 54 आप घटाओगे तो 27 हुआ। अच्छा यहाँ पर ना देखो, मतलब ये 7 नहीं था, ये एक्चुअली 12 था। तो आगे भी देखो 27 ही बन रहे हैं, और 27 माइनस 27 ने 0 बना दिया। तो इसका मतलब है कि ये 0 बना रहा है, बस यही डिविजिबल है x माइनस 3 से। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, मतलब मज़दूरों की संख्या में कमी आने के कारण क्या हुआ कि जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो 20% से ना कम हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि कितने % से वर्किंग आवर्स को, मतलब जितने भी आदमी है ना देखो, उनको अब ज़्यादा काम करना होगा अगर समय से काम करना है। तो समय से काम करने के लिए, मतलब जितना सामान बनाना था उतना ही बनाए रखने के लिए कितना % हमें यहाँ पर वर्किंग आवर्स को बढ़ाना होगा। तो समझते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20% को समझना है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसका मतलब क्या है कि अगर जो पहले 5 आदमी काम किया करते थे, तो अभी 1 आदमी कम है, 4 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें काम पूरा करना है। तो जितने भी अब आदमी है ना देखो, उनको ज़्यादा काम करना होगा, बिल्कुल इन्वर्स रेशियो में काम करना होगा। पहले अगर 1 आदमी 4 काम कर रहा था तो ठीक है, लेकिन अब उसको भाई 5 घंटे काम करना होगा। अगर पहले 4 घंटे काम कर रहा था तो अब 5 घंटे करना होगा। तो वर्किंग आवर्स आपके सामने है, 1 यूनिट से बढ़ रहे हैं 4 पर, और परसेंट के लिए 100। तो इस सवाल का आंसर रहने वाला है 25%। 25% से वर्किंग आवर्स को बढ़ाना होगा। बाकी देखो यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है, और कम्प्लीटली आप इसको एनालाइज करना, बाकी सब्जेक्ट्स को भी, और जल्द ही मिलते हैं दूसरे पेपर के साथ। जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।